दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि वो खित्ता जो मौजूदा बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल है, हमेशा से ही एक बड़ी इकोनॉमिक पावर रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2500 साल तक दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर 300 BC में मौर्य एम्पायर या फिर मुगल एम्पायर, तमाम ही अपने दौर की वेल्दिएस्ट एम्पायर्स थीं और इनके दौर में सब कॉन्टिनेंट दुनिया की इकोनॉमी और जीडीपी को कंट्रोल किए हुए था। मुगल्स के दौर में सब कॉन्टिनेंट दुनिया की जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन देता था। फर्स्ट एडी से लेकर 1600 तक ये दुनिया का मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन था। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन सब कॉन्टिनेंट की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यह तकरीबन 3500 BC से लेकर 1800 BC के दरमियान दरिया सिंध के इर्द गिर्द आबाद थी। दोस्तों, ये कुछ तहजीबों में से एक थी जिसका अपना ड्रेनेज सिस्टम था। इसके अलावा इसके प्लान सिटीज इसकी पहचान है, जो कि जाहिर करते हैं कि ये कितनी अमीर और इकोनॉमिकली स्टेबल तहजीब थी। दोस्तों, अगर फास्ट फॉरवर्ड आए तो 600 BC में महाजन पडास पहली एम्पायर थी जिसने मेटल के सिक्कों को एज अ करेंसी इस्तेमाल करना शुरू किया। मेटल के सिक्कों को एज अ करेंसी इस्तेमाल करने की वजह से वेल्थ की सर्कुलेशन बढ़ी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। 300 BC में मौर्य एम्पायर पहली एम्पायर थी जिसने सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े रीजन पर हुकूमत की। इस दौर में ट्रेड रूट्स को सेफ बनाया गया। इसके अलावा रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया और कॉइन्स को एज अ करेंसी इस्तेमाल किया गया। इन सारे स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और सब कॉन्टिनेंट दुनिया की इकोनॉमी में 35% तक कंट्रीब्यूट करने लगा। दोस्तों, अगर सब कॉन्टिनेंट के ट्रेड रूट्स की बात करें तो ज़्यादातर समुद्री तिजारत साउथ इंडियन रीजन से ही होती थी। इस रीजन में मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट अहम तिजारती बंदरगाहें थीं। 14वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के दरमियान सेंट्रल एशिया के लिए सिल्क रूट को एज अ ट्रेड रूट इस्तेमाल किया जाता था। पूरे सब कॉन्टिनेंट से सामान पंजाब लाया जाता था, वहाँ से खैबर पास के जरिए इसको अफगानिस्तान और फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया ले जाया जाता था। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के दौर में मुस्लिम वर्ल्ड से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सब कॉन्टिनेंट लाई गई, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रही थी। इस दौर में लिवर्स, पुलिस और गियर्स इंडिया लाए गए, जिनको सनतों में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल हुई और इकोनॉमिक तरक्की हुई। दोस्तों, मुगल सल्तनत का दौर भी सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा दौर था। मुगल सल्तनत के दौर में 1600 से 1800 के बीच तकरीबन 28,000 टन बुलियन को इंडिया इंपोर्ट किया गया, जो कि उस वक्त की पैदावार के तकरीबन 30% था। दोस्तों, बुलियन ऐसी मेटल को कहते हैं जिसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है ताकि उसमें कोई मिलावट बाकी ना रहे और इसको एज अ करेंसी एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर कीमती धातुओं जैसा कि गोल्ड और सिल्वर से बनती है और इसको सिक्कों और बार्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, अगर मुगल दौर की तरफ वापस आएँ तो 1700s में औरंगजेब के ख़जाने की सालाना आमदन थी $450 मिलियन और इंडिया उस वक्त में दुनिया के जीडीपी में तकरीबन 25% कंट्रीब्यूट कर रहा था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और बहुत सारे जख्मी भी हुए। इसके अलावा उसने मुगलों के ख़जाने को लूटा और बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। इस हमले के साथ ही मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ और साथ ही सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी का भी। बंगाल मुगल दौर का सबसे वेल्दिएस्ट प्रोविंस था और ये दुनिया में शिप बिल्डिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर था। 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, जिसके बाद उन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल जमा लिया। जैसे ही सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आई, उन्होंने बुलियन की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, बल्कि जो इंडियन ट्रेजरी में बुलियन था उसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के ही टैक्स सिस्टम को अपनाया, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा टैक्स लगाए गए ताकि वो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे रीजन में जंग के लिए तैयारी कर सकें। बंगाल के मनी सप्लाई सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई। इसके अलावा एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया गया। इन तमाम फैसलों की वजह से सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी बुरी तरह कोलैप्स हुई। एक टाइम में सब कॉन्टिनेंट जो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, अब उनको इम्पोर्ट करने लगा। अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट से रॉ मटेरियल निकाल कर बरतानिया ले जाते और वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज में उनको तैयार करके वापस इंडिया को और दूसरे मुल्कों को बेचते। बहुत सारे हिस्टोरियंस इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बरतानिया के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक दूसरे का इम्पैक्ट बताते हैं, क्योंकि बरतानिया की इंडस्ट्रीज के लिए सारा रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाया जाता था और इंडिया की इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया ताकि लोग बरतानिया से चीज़ें खरीदें। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद पाकिस्तान और इंडिया दो इंडिपेंडेंट मुल्क बने, जिसके बाद एक बार फिर से खित्ते में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, लेकिन अब तक ये खित्ता अंग्रेज़ों के असरात से बाहर नहीं आ सका।
दोस्तों 2021 के स्टैट्स के मुताबिक दुनिया की टोटल जीडीपी है 96 ट्रिलियन डॉलर, जबकि सब कॉन्टिनेंट रीजन जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया आते हैं, इनके कंबाइंड जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर है। जिसका मतलब है कि अभी तक ये रीजन दुनिया की जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन ये रीजन एक डेवलपिंग रीजन है जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर में सब कॉन्टिनेंट एक बार फिर से अपनी इकोनॉमिक सुपरमेसी बहाल कर सकेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री पर मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।